हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अपनी जो क्लास चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 और 12th क्लास की अपनी, या कह सकते हैं वॉल्यूम 2, है ना। 11th क्लास को अपन वॉल्यूम 1 कहते हैं और 12th जो क्लास है उसके जितने भी चैप्टर हैं उसको अपन कह सकते हैं कि वॉल्यूम 2 में अपन बातें कर रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और अपन इन चीज़ों को पहले भी नाम एक दो बार अपन ने पहले वाले जो चैप्टर है उनमें बात कर चुके हैं। अब है कि अब बात ही इन्हीं की करनी है, ठीक है। कि करंट कैसे काम करता है, चार्ज कैसे काम करता है, अपनी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज जो वेलोसिटी है, ठीक है, कर्नल के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इफेक्ट होती है, जो इसकी स्पीड है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो एक तरीके से उस चीज़ को अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हो गई थी, हमने वीडी की वैल्यू निकाली थी माइनस ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू तो यहाँ पे क्या था, एवरेज रिलेक्शन टाइम, मतलब एक कर्नल से दूसरे कर्नल तक जाने में या इलेक्ट्रॉन को जो समय मिलता है रिलैक्स करने का, उसी को अपन बोलते हैं रिलेक्शन टाइम। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर रिलेक्शन टाइम देखें तो अपन एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो उस टो को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज रिलेक्शन टाइम। ये बात हो गई थी। फिर एक अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी डी इज इक्वल टू ई वी, वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल अपॉन एम एल इंटू टो, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अपन ने समझा था कि आया कैसे है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो कहानी थी, या कह सकते हैं क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ, है ना, या कह सकते हैं कि अपन क्लासिकल जो थ्योरी है, अपन कह सकते हैं कि कहानी की तरह अपन चीज़ को समझा था कि हाँ, कि हमने तो कहा था कि जो यहाँ पे चार्ज है, जो करंट है, जो चार्ज है, वो एक कांस्टेंट, या अपन कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, पर हमने एसिलेशन भी निकाला था, तो वो अपन को ऐसा कह सकते हैं कि लगता है, क्योंकि एसिलेशन आ गया, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को अपन ने कर्नल से समझा था कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर होते हैं, मतलब जिस एटम से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उस एटम के पास वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, वो एटम क्या हो जाते हैं, चार्ज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को अपन उन कर्नल से इलेक्ट्रॉन की स्पीड को समझते हैं। यहाँ तक बात हो गई थी चार्ज, करंट और अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपन ने समझ लिया था। आज अपन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी, इन दोनों की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद में जितने भी चैप्टर हैं जैसे ओम्स लॉ है, बाकी की चीज़ें अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये बहुत बेसिक टॉपिक होते हैं, पर अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये पूरी फिजिक्स में, या इलेक्ट्रिक जो फिजिक्स होती है ना, जितनी भी इसकी ब्रांच होती हैं, सब में रेजिस्टेंस आपको पता है, बेसिक एक क्या कहते हैं, टूल होता है। अगर आपको इसका ही नहीं नॉलेज तो फिर आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें आपको समस्या आएगी, ठीक है। आपको प्रॉब्लम क्या करने होंगे, फेस करने होंगे। तो समझकर ध्यान से, और बोर्ड पे क्या होगा आपका ध्यान। करें आज की क्लास स्टार्ट, चलिए। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये 9th या 10th क्लास रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो आपके सिलेबस में या आपके दिनचर्या या जीवन में आने लग जाता है वर्ड, है ना, कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो होता क्या है ये प्रतिरोध, इस चीज को आपको समझना है कि कोई मटेरियल है, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फॉलो, जो करंट जो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, बह रहा है, उसमें क्या करे वो, एब्जॉर्ब करे, या क्या करे, रुकावट डाले, ठीक है, क्या डाले, रुकावट डाले। उस चीज को अपन क्या कहेंगे, प्रतिरोध। जैसे इस चीज को अगर अपन लिखें अब्स्ट्रैक्ट, है ना, या कहें कि प्रॉपर्टी ऑफ, क्लियर करते हैं चीज को, चलो। तो क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल टू द टू द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है, या इस चीज को अपन ऐसे लिखे ऑफ ट्रैक, है ना, बाधा डालना, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, जब बाधा आने लग जाए, रुकावट आने लग जाए, उस चीज को अपन क्या कहेंगे, अपना रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, जैसे सर वी डी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, ई अपॉन एम इंटू टो। एक फॉर्मूला हमने वी डी इज इक्वल टू ई वी, यहाँ पे पोटेंशियल है, एम इंटू एल इंटू टो। ठीक है, ये लास्ट जो क्लास थी उसमें इन बातों की चर्चा अपन ने की थी। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को समझना है अपने को, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अपन कोई एक कंडक्टर लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, एक कोई कंडक्टर लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, कोई एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, यहां पे अपन जोड़ देते हैं एक पोटेंशियल, ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है, मतलब इसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, इसको अपन हायर पोटेंशियल कहते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। ये अपना कोई क्या है, कंडक्टर है। अगर करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सॉरी क्या होगा, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, ये तो आपको पता है ना, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको पता है जिस एटम से बाहर निकलते हैं तो वो तो पॉजिटिव हो गए, क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनकी स्पीड है, जो इनकी वेलोसिटी है, उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको रेजिस्टेंस ये पता होना चाहिए कि सर ये क्यों काम करता है या कैसे काम करता है। ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस है अपना, आया कैसे सर, इस चीज को अपन यहाँ से समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस को अपन कहाँ से समझ सकते हैं, इस चीज से, कैसे कि इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं किस करंट से, जो करंट के जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे आई है ये इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जो कर्नल जो थे, कर्नल का मतलब जो एटम थे, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आउटर हो गए, बाहर हो गए, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गए। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इफेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, रुकावट होगी इन चीजों में, और उसी चीज को अपन किससे पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस से। मतलब सर आर इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन, ठीक है, मतलब कोई अपने पास कंडक्टर है, उसके एंड से जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें बहने वाला करंट या बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। अगर आपको किसी भी कंडक्टर का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको एंड्स के क्या पता होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, उससे आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला ऑलवेज काम करेगा, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। अब ये फॉर्मूला देख के कई बच्चों का ऐसे डाउट होगा, जैसे तो ओम्स लॉ है, जैसे V इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, I, तो जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो R यूज करते हैं, तो R का मतलब अगर अपन यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसका यहाँ यूज, या इस पे इस टाइम पे इसको अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तो जरूरी नहीं है कि सर कई ऐसी डिवाइस हैं, कई इलेक्ट्रिक ऐसी डिवाइस हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल भी होता है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बात क्लियर हुई। इस फॉर्मूले को देख के आप क्या समझते हो कि सर ये ओम्स लॉ है, इस चीज को समझना है अपने को। जैसे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, ऑलवेज वैलिड। पर अपन जो ओम्स लॉ पढ़ते हैं वो क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल I,
तो V जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या होता है IR, और R यहाँ क्या है कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या आएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तब तो अपन ओम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं चीजें। अगर वेरिएबल हो तब सर उसके लिए क्या करेंगे, तब भी यही फॉर्मूला काम आएगा, एंड्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड अपने को क्या पता होना चाहिए, करंट, देन अपन कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। बातें समझ में आ गई, ठीक है, ये बात हो गई। अब अपने पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन था, मैंने समझाया भी था लास्ट में, जो अपनी लास्ट डेरिवेशन थी वो यही थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, I इज इक्वल टू, मैंने वीना से याद रखने के लिए कहा था कि VDENA वीना, ठीक है ना। अगर ऐसे याद नहीं होता तो इसको ऐसे याद रखो, वीना से, है ना, याद होना चाहिए, है ना, तरीका आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, VD इंटू E इंटू N इंटू A। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को समझ, ठीक है। चलो यहाँ पे और लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो अपने पास जो जितने भी हैं क्वांटिटी हैं, VD है, E है, N है और A है, इनकी बात करेंगे अपन। और अपने पास जो VD का जो फॉर्मूला है, एक अपने पास रिलेशन भी है पोटेंशियल में, EV अपॉन ML इंटू टो। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं तो अपने पास क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू VD क्या है, E इंटू V अपॉन M इंटू L इंटू E इंटू N इंटू A। वो जो टो है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा अपन लिखें तो क्या बन जाएगा, E स्क्वायर इंटू N इंटू A इंटू टो, और ये पोटेंशियल मैंने इस साइड में लिख दिया, और M इंटू L, ठीक है। ये बात हो गई। चलो यहाँ तक से बातें समझ में आ गई मेरे को। चलो इसको आगे करते हैं सोल्व। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या आ गया, I इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू N इंटू A इंटू टो अपॉन M इंटू L इंटू V, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। चलिए, तो N यहाँ पे क्या है, कई इनको क्या बोलते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक अगर आप कोई, जैसे ये कोई सिलेंडर है और इसका आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब कट किया और उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वो वाली बात है, या इसको अपन कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे मास में अगर वॉल्यूम का भाग देंगे तो क्या मिलता है अपने को, डेंसिटी, क्लियर है। तो एन आपको पता हो गया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चे सिर्फ इतना याद रखते हैं स्टूडेंट कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होता, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना आपको ध्यान होना चाहिए। ई आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक क्या है यहाँ पे, ए बी, कई बच्चे या कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं सिर्फ एरिया है, नहीं, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस चीज को भी ध्यान रखना है अपने को। सर इसको भी समझाओ, जैसे ये अपने पास क्या, ये सिलेंडर है, अगर यहाँ से अपन ने कट किया तो एक सरफेस ये मिलता है, एक सरफेस ऐसा मिलता है। नॉर्मल जो एरिया होता है, जैसे अपन इसका निकालते हैं तो ये एंगल हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, ट्राइंगल, और अपन इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, हाइट एंड बेस, तो ये तो नॉर्मल एरिया हो गया। पर जब इसको अगर अपन कट करते हैं कहीं से तो दो सरफेस निकलते हैं अपने पास, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से चीज को अपन ऐसे समझते हैं। तो इसका क्या निकलता है हमेशा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए यहाँ पे एरिया नहीं है, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्लियर हो गया, एल क्लियर हो गया। वी अपन जानते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ किसका है, अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए, एम आप जानते हो क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, रिलेक्शन टाइम या एवरेज रिलेक्शन टाइम। मैंने आपको समझाया भी था ये क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, रिलेक्शन टाइम, रिलेक्शन टाइम। क्लियर है, ये सारी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन है। एल क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो अपन यूज करते हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एवरेज इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे अपने पास क्या है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू अपने पास क्या है, ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए टो और वी, और नीचे क्या है, एम इंटू एल। अगर अपने को वी अपॉन आई करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वी अपॉन आई, ये आई इस तरफ चला गया और ये पूरा टर्म इस साइड में हो गया। तो क्या बनेगा, एम इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए इंटू टो। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर v अपॉन एल, सॉरी v अपॉन आई, m इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए, ठीक है। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो इंटू ए, और v अपॉन आई, ठीक है, और इसको मैं लिख दूं रेजिस्टेंस। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये सर क्या है, r, ठीक है। तो R इज इक्वल टू अपने को क्या मिला, m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो इंटू ए, और R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो अपने को क्या मिला, m अपॉन एन स्क्वायर एन ई स्क्वायर इंटू टो। अब इन दोनों चीज़ों को अपने को समझना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको याद होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या है, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर इंटू टो इंटू ए, ठीक है। ये बहुत आगे तक काम आता है तो इसको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल सॉरी एन ई स्क्वायर इंटू टो इंटू ए। अब इसको कंसिडर करते हैं। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कि सर एल भी है इसमें, ठीक है, ए भी है, मास भी है। अगर इस एक बार ये क्वांटिटी अगर अपन इस चीज को सेपरेट करें, मतलब मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज एंड टो, रिलेक्शन टाइम, ये जितनी भी क्वांटिटी हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं। एक अगर इस चीज को समझे तो टेम्परेचर, मतलब सर टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे। मतलब अगर टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज़्यादा भी फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, ठीक है। चार्ज हैं वो, उनकी मोशन है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। जो टो है, जो मास है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से ये जितनी भी क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, टेम्परेचर पे। ये क्लियर हो गई। अब आते हैं अपन रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये देखो यहाँ पे मास है एन स्क्वायर इंटू टो, यहाँ पे एल अपॉन ए नहीं है, एल अपॉन ए नहीं है। कई बच्चों को पहली बात तो ये एक जैसे लगते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही हैं, तो पहले ये बात गलत है कि नहीं, अलग अलग होती है, ठीक है। अब इनको समझना है। देखो R इज इक्वल टू क्या है, एम एल अपॉन एन स्क्वायर इंटू इंटू ए। तो ये डिपेंड्स ऑन, इसके लिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स के लेंथ, एरिया अलग अलग होगा। तो मटेरियल्स और टेम्परेचर, इन दोनों जो चीज है अपने पास, जो क्वांटिटी है, कौन, रेजिस्टेंस m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टो, ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल्स। क्लियर हो गई रेजिस्टेंस की बात, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें
रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो V अपॉन आई होता है, तो V क्या होता है वोल्ट, I क्या होता है एम्पियर, तो R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है ओम। इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन कुछ इस प्रकार से, जादू में बोलता है ना ओम 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 ओम, ये वाला ओम है। क्लियर है? तो रजिस्ट्री अपने को रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया। अब कई जो स्टूडेंट है वो रेजिस्टिविटी का भी यूनिट ये बताएंगे, ठीक है ना, तो वो चीजें गलत है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्लियर हो गया ओम। ठीक है, अब आते हैं अपन रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको तो रो से डिनोट करते हैं, सिग्मा को कंडक्टिविटी, वो आगे बढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कभी ये मत समझ लेना कि यही है। चलिए, तो रो ये क्लियर हो गया। तो रो अपने पास जो मिला है, क्या मिला है सर, हमें भी बताओ। तो रो इज इक्वल टू क्या था अपने पास, m अपॉन n ई स्क्वायर इंटू टो। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, एन स्क्वायर इंटू टो पे कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि डू नॉट डिपेंड शेप एंड साइज, मतलब ये साइज आकृति और आकार पे निर्भर नहीं करती, पर रेजिस्टेंस करता है। देखो ये दोनों बात लिख रहा हूं मैं, एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टिविटी होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टिविटी ठीक है, जैसे कोई कॉपर का वायर है, एक अपने पास ये वायर है और इसको मैंने खींच के थोड़ा सा लंबा कर दिया तो इतना हो गया, तो इसकी आकार जो शेप और साइज है वो चेंज हो गई, अरे हुई कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इस वायर का अलग होगा और इस वायर का अलग होगा, और हाँ ना बोलो, ठीक है। पर रेजिस्टिविटी जो है वो ना सर एल है ना पे ए है, तो मतलब ये जो शेप और साइज मतलब आकार और आकृति पे निर्भर, या आकार जो शेप और जो साइज है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इस वायर का भी और इस वायर का भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, क्लियर है? ये बातें डिफरेंस पता चली कि नहीं चली? और ऐसे नहीं कि मैं बोल ही रहा हूं, आपके फॉर्मूले में भी ये नहीं, जैसे R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिला, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू तो यही हुआ, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, तो मास पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पे डिपेंड करता है रिलेक्शन। तो ये सब किस पे हो रहा है, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी निर्भर किस पे नहीं करता, वो ज्यादा डिपेंड, यानी कि वो ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो किस पे नहीं करता, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों सर एल अपॉन ए या नहीं आ रहा, क्योंकि देखो कैपेसिटर जब आप पढ़ते हो, लास्ट चैप्टर ये पढ़ के आए हो कैपेसिटेंस, वो आकृति और आकार पे निर्भर करती है। देखो जिस चीज को आपने छोड़ा वो अगले चैप्टर में आपको फिर से याद आएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को? शेप एंड साइज जब आप धारिता पढ़ रहे थे तब हम बता रहे थे, या एनसीईआरटी कह रही थी कि आकृति और आकार पे निर्भर करती है वो, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे निर्भर नहीं करती, शेप एंड साइज पे। ठीक है, तो फिजिक्स इसीलिए कहता हूं मैं एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोरिलेट है। अब कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि वो चैप्टर पहले ही क्यों पढ़ाते हैं। आई क्लियर? अरे हुआ क्या साहब, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो डू नॉट डिपेंड शेप एंड साइज, रेजिस्टिविटी भी क्लियर हो गई। अगर इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो R इज इक्वल टू, सॉरी तो अपन
रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रो इज इक्वल टू, देखो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो अपने को रो की निकालना है यूनिट, तो रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो R का तो क्या होता है, ओम होता है, अभी अभी कैलकुलेट किया है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल क्या है, नीचे मीटर है, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो रो की जो यूनिट है वो कितनी आ गई, ओम इंटू मीटर। और रेजिस्टेंस का क्या आता है यूनिट, ओम। अब बोलो एक है कि अलग अलग हैं, अब कई बोलेंगे सर मीटर का है तो डिफरेंस है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है सर, मीटर का तो डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओम्स लॉ तो बहुत बाद में आएगा, पहले ये क्लियर ही नहीं है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अरे हुआ कि नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, कंप्रेस और स्ट्रेच। किसी वायर को खींचते हैं तो उसका जो लेंथ है वो 12 हो जाता है, एरिया हाफ हो जाता है, तो नई रेजिस्टेंस बताओ। किसी वायर को हम यानी सिकोड़ या हीट से या बीट ऐसे मार मार के उसको लंबा कर देते हैं, ठीक है ना, या इसको हीट से थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, या उसको कंप्रेस कर देते हैं, तब नया रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना, कई बार आपको L/2 दे देगा, एरिया हाफ कर देगा, फिर बताइए नया रेजिस्टेंस क्या है। तो वो तभी आएगा जब आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिट मैंने बता दी, फॉर्मूला क्लियर हो गया। देखो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो रेजिस्टेंस में देखो एक चीज आपको मैं बहुत ही शानदार चीज समझना है ध्यान से। जैसे R का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए। तो देखो अगर R को इंक्रीज रखना है या रेजिस्टेंस हाई रखना है अपने, तो एरिया क्या होना चाहिए या क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है सर, जैसे कोई ये वायर है, देखना इस चीज़ को समझना, अगर ये क्लियर हो गया तो मज़ा आ जाएगा आपको। एक तो ये वायर है, अब बोलो सर ऐसे वायर थोड़ी होता है, अगर आप किसी वायर को जूम करोगे कुछ इस प्रकार से मिलेगा वो। ठीक है, चलिए अगर एक तो ये वायर है तो इसकी जैसे लेंथ है L और ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A और रेजिस्टिविटी हो गई रो। ठीक है, इसी वायर को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, इतना हो गया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, हुई सर। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था ये वाला, ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर डिक्रीज हो गया। पहले इतना था अब ये छोटा सा हो गया। तो अगर A था तो ये A/2 मान ले, या सर ये नहीं माने अपन तो इसको A डैश कर लें, क्लियर, ये A डैश हो गया। और रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, इसको डैश नहीं कर दें क्योंकि अपन ने कहा था कि आकृति और आकार पे डिपेंड नहीं करता। आया कुछ समझ। न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा है, जितने भी कंसेप्ट हैं, अगर अच्छे से न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो वो आ रहा है आपको, और नहीं न्यूमेरिकल बन रहे तो फिर आपने ऐसे ही गर्दन ही लाई है फिर, अरे है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे समझेंगे अपन। तो देखो एरिया कम हो गया, लेंथ क्या हो गई ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या, एरिया कम हो रहा है तो अपने को जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो इससे गुना ही मिलेगा। अब वो कितना भी गुना हो जाए, 4 गुना हो, 2 गुना हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, वो मिलेगा। ठीक है, अगर इसका अपन उल्टा कर दें, जैसे ये वायर है, इसको मैं थोड़ा सा सिकोड़ दूं, मतलब कंप्रेस कर दूं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इतना हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, और लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। तो पहले L थी अब L/2 हो गई, और ये पहले A था और 2A हो गया। तो A ज्यादा होगा तो मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होने लग जाएगी। तो 1/4 या 3R/4 R/3 ये आपको मिलने लग जाएगा। आया क्लियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत बेसिक टॉपिक है, पर अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए बेसिक टूल है ये, आपको आना चाहिए। अब आपको न्यूमेरिकल से और समझाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखो ए वायर, इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, एक तो कंप्रेस्ड और एक स्ट्रेच। किसी वायर को आप खींच रहे हो तो नया रेजिस्टेंस क्या हो, किसी वायर को आप सिकोड़ रहे हो तब क्या हो, बस। और तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं इनके पास। तो ए वायर ऑफ लेंथ L, किसी वायर के
जो लेंथ है वो स्मॉल एल हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, डायग्राम, क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो आपके पास जैसे कोई ये एक कोई वायर है, लेंथ हो गई उसकी एल, एरिया हो गया इसका ए, रेजिस्टिविटी हो गई इसकी रो, ठीक है। फिर क्या किया, इसको स्ट्रेच किया। ये वर्ड आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में, या तो स्ट्रेच मिलेगा या कंप्रेस मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेच का मतलब क्या है, इसको खींच के बड़ा कर दिया, तो ये हो गया आपका बड़ा वायर, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 12 हो गई। एरिया अपने को पता नहीं कितना हुआ, तो अपन ने नाम दे दिया ए डैश। रेजिस्टिविटी वो की हो रहेगी, अरे बोलो हाँ कि ना। चलो, तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये तो था नॉर्मल या ओरिजिनल जो वायर था उसका रेजिस्टेंस ये है। अब इस पे आते हैं, तो अपने पास R डैश है, है कि नहीं है, क्या है, R डैश है, मतलब नए वायर का रेजिस्टेंस अपने को ढूंढना है। देखो इसमें बोल भी रखा है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू रो, तो ऐसे कैसे ही, L कितना हो गया, 2L हो गया, और हुआ कि नहीं हुआ। और जो अपने पास एरिया है वो A डैश हो गया। अब एरिया कैसे निकालेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग क्वेश्चन में जो वॉल्यूम होती है वो आपको रिमेन बोली जाएगी, विल बी रिमेन, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, तो वहां पे क्या लग जाएगा, कंजर्वेशन लो। सर वो क्या होता है, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, समझो इसको भी। तो जैसे वॉल्यूम विल बी रिमेन, है ना, ये चीज समझना, वॉल्यूम विल बी रिमेन, तो मतलब क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल कितना था, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। तो जब अपन ने स्ट्रेच किया तो वो लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, a/2, अरे आई कि नहीं आई, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। चलो, तो इसको थोड़ा सा इस साइड में बनाते हैं। अब जो अपने पास जो फॉर्मूला बना था इसको समझते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू, तो रो इंटू 2L, अब A डैश की वैल्यू अपने को मिल गई a/2, ठीक है। तो 2 ऊपर चला गया, और 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, रो L अपॉन ए। इसको थोड़ा इस साइड में लिख देता हूं मैं। तो R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, जो ओरिजिनल लेंथ थी, जिसका रेजिस्टेंस अपने को पहले से पता था। तो R डैश इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4R। तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स मिल गया अपने को। तो लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया है, एंड प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ है। तो एरिया को जैसे जैसे आप कम करोगे, एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। यहाँ से आप इस चीज़ को समझते हो। कितना आ गया, 4R। क्लियर है ये न्यूमेरिकल। तो ऑप्शन में क्या है, 4R, तो ये आपका ये राइट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं है ना, एग्जाम में आए हुए हैं। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो आपकी बात बन जाएगी। चलें आगे। अब क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कंप्रेस्ड, दोनों क्वेश्चन आगे, एक स्ट्रेच का हो गया, एक कंप्रेस का हो गया, टू हाफ। लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि सर इतना ही देखना पड़ेगा कि कोई शॉर्ट ट्रिक भी है, तो वो भी बता देंगे। टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो पहले जो लेंथ थी उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, L/2, एंड फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले लेंथ क्या थी, L थी, अब क्या हो गई, L/2, तो इसको भी समझ लो, अरे है कि नहीं है। तो अपने पास ये कोई क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा छोटा बना,
तो ये अपने पास कुछ ऐसा था, लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, रेजिस्टिविटी क्या है रो। अब इसको क्या कर दिया हमने, कंप्रेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फील आ रही कि नहीं आ रही, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की फील आनी चाहिए कि हाँ जब कंप्रेस करते हैं तो एरिया इंक्रीज होता है, लेंथ डिक्रीज होती है, अगर स्ट्रेच करते हैं तो एरिया डिक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होती है। तो ये हो गया ए डैश और लेंथ हो गई ए एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक है। तो फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला आपने को बताया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आर इंटू रो अपॉन एल अपॉन ए, ठीक है। चलो ये कलर दिख रहा है शायद आपको, नहीं दिख रहा तो मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये ए हो गया, लेंथ हो गई और ये रेजिस्टिविटी हो गया, फिर हमने इसको कंप्रेस किया तो लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई तो हाफ हो गई, और जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है, इसका फॉर्मूला अपने पास है, तो क्या है सर, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से अपन वॉल्यूम वाला फिर लगा सकते हैं, तो एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है, तो ए डैश अपॉन एल बाई टू, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a, और हुआ कि नहीं हुआ। अब लगाते हैं फॉर्मूला, अपने पास फॉर्मूला है, चलो तो क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एज इट इज, एल क्या है, एल बाई टू है, ठीक है, फिर क्या है, एक ए डैश की जगह क्या है, 2a, क्या है 2a, इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं, तो रो इंटू एल अपॉन 4 इंटू ए, तो ये क्या होता है आर, तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाई फोर, आर बाई फोर, तो लास्ट आंसर जो अपने पास आया आर का क्या है, आर बाई, अरे आया कि नहीं आया। तो आपको डायरेक्टली वैसे ही पता हो गया कि सर लेंथ अगर क्या करते हैं हम, डिक्रीज करते हैं, एल बाई टू वैसे ही क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इस फॉर्मूले को देख के आप समझ सकते हो कि सर फिर रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो कितना हो गया 1/4, ठीक है, एक चौथाई नया जो रेजिस्टेंस है वो इतना मिल गया। और बातें समझ में आई क्या, कंप्रेस और स्ट्रेस के दोनों क्वेश्चन हो गए, अब आना चाहिए आपको, और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलो अब एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से करते हैं, और नॉर्मल अपने पास जो फॉर्मूला है उससे भी करते हैं। पहले तो ट्रिक देख लो, अरे है कि नहीं है, तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है तो नहीं कुछ, बस वैसे ही है, ज़्यादा खुश नहीं होने का। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, और एन स्क्वायर भी क्या है यहाँ पे, या एन भी क्या है यहाँ पे, जो लेंथ है वो फाइनल एन इनिशियल बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको ज़्यादा गौर नहीं करना, ये जो कंपटीशन एग्जाम है अगर आपको शार्प लिए और जल्दी करना है उसके लिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 3 ओम रेजिस्टेंस स्टेज टू दैट 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो कितने टाइम्स हो गया 3, ये तो क्या है ओम की वैल्यू है, और ये क्या हो गया रेजिस्टेंस 3 ओम एंड फाइंड, सॉरी, ठीक है। तो अपने पास करते हैं इसको, तो जो कितना है 10 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना दे रखा है 3 ओम, एंड रेजिस्टेंस कितना है ये 100 हो गया, इंटू 3, एंड क्या मिल गया अपने को 3, ये तो होगी ट्रिक से। अब अगर वैसे अपने पास 300 ओम आ जाए तो सर हाँ ये वाली बात सही है, कुछ ऐसा बोलोगे आप, नहीं तो आप बोलोगे सर झूठ बोलते हो आप, कह दो कि ये झूठ है ना। चलिए तो अपने पास ये क्या है कि कंडक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 3 ओम है, और 10 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 10 टाइम्स, तो अगर 10L अगर अपन ले रहे हैं तो A/10 भी लेना होगा, जैसे सर ये लेंथ ही हो गई तो A/10, रेजिस्टिविटी सेम होती है, तो R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 10L अपॉन A/10, यही होगा।
और आर डैश इज इक्वल टू 10 ऊपर चला गया तो 10 मल्टीपल में 10 और रो इंटू एल अपॉन ए, ये कितना हो गया 100 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है सर 3 है, तो कितना आ गया 300। मान गए अब तो कि हाँ सर ऐसा भी होता है। ये तीसरा क्वेश्चन इसलिए था कि आपको ट्रिक और अपना जो मेथड है वो स्टार्ट में बता देते, तब आप करते नहीं थे। अरे आया क्या समझ में, अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज के लिए जो बेसिक अपना क्या था, अगर इसको एक पेज में अगर अपन समझें इस चीज़ को, कोई पेज है खाली नहीं है तो लास्ट वाले में बात करते हैं। अगर एक पेज में इस चीज़ को समझें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू द अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन लिखाई थी कुछ इस प्रकार ही थी, मतलब जो करंट है अपना इलेक्ट्रिक करंट है उसके जो बह रहा है या फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसके जो भाव में प्रतिरोध या रुकावट डालना, उसी को अपन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड रहेगा, ऑलवेज वैलिड। अब कई बच्चे इसको ओम्स लॉ से जोड़ते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल I, तो V इज प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या बनता है I इंटू आर, और R यहाँ क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट तभी ये काम करेगा। अगर इसको ऐसे देखें तो अगर सर वेरिएबल हो तब ये तो फेल हो गया, तब उसको सर कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कि एंड्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और अपने पास करंट पता होना चाहिए, उससे क्या निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये कब वैलिड है, जब R क्या है कांस्टेंट है, अपना ओम्स लॉ। वेरिएबल के लिए नहीं है तो ये ऑलवेज या इसी कंडीशन में वैलिड है, पर ये हर कंडीशन में आप निकाल सकते। ये क्लियर है? इसकी यूनिट आपको पता ही है क्या है, ओम है आर का। दूसरा एक वर्ड आया था अपने पास रेजिस्टिविटी, कई जगह अगर गलत लिख दिया है तो सही कर लेना, क्योंकि इंग्लिश की क्लास तो चल नहीं रही, अपन क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्लियर कर लेना, ठीक है ना, आपको रेजिस्टिविटी समझ में आना चाहिए। तो रो इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, या रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। यहाँ से अपन इसकी यूनिट भी निकालते हैं ओम इंटू मीटर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है, कौन सा, फिर से मैं लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। एक तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा सर अगर ये फॉर्मूला भी आता है आपको, कौन सा सर, m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो इंटू ए, ठीक है, तब भी आपकी बात बन जाएगी। मैं समरी लिख रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हो काम की चीज, ई वी अपॉन एम एल इंटू टो, ये सारी चीजें अपन बता चुके हैं क्या। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, पूरा की तो गारंटी अपन भी नहीं लेते, है ना, वो तो आपके डिपेंड करता है कि आपने कितना % आपका ध्यान बोर्ड की तरफ था, ठीक है। पर काम की बात यही है, इस चीज़ को अगर आप जितना समझोगे उतना तरीके से आपको और लंबे समय तक ये बना रहेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसको रट नहीं सकते। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो, कंडक्टिविटी तो आगे आएगा, और ओम्स लॉ है, ये एक तरीके से मेथड है। आपको मैंने एक बात बताई थी, जो क्वांटिटी या कोई फॉर्मूला अगर चेंज नहीं होता, या कोई क्वांटिटी चेंज या कोई मेथड चेंज नहीं होता, तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे ओम्स लॉ है, वो किसके लिए है वैलिड, सिर्फ कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए। पर जैसे ही क्या हो जाता है, अगर वेरिएबल के निकाले तब वो मेथड बन जाता है पूरा ही, तो उसकी क्या बनती है डेरिवेशन, और जो कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता उसका बनता है फॉर्मूला। तो अपने पास ओम्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये बात हमने किस में की थी,
फ्रिक्शन में। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए, और जितने भी साथ के हैं आपके क्लासमेट उनको बता दीजिए कि तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप कहाँ हैं? चैप्टर तो यहाँ है, ठीक है ना, एक यही चीज़ है। अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इंटरनल जो न्यूमेरिकल हैं या एग्जाम्पल बोलते हैं उनको, वो भी अपन कर रहे हैं बारी बारी से। तीसरा चैप्टर है। अब आगे क्या है, ओम्स लॉ है, इनकी बातें करते रहेंगे। साथ साथ अपनी जो 11th की क्लास है वो भी चल रही है, उसमें भी अपन शायद 4th चैप्टर है वो अपन उसमें पहुंच चुके हैं। ये लेंथी चैप्टर है इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अपन हर चीज़ को एक तरीके से, है ना, हर न्यूमेरिकल को एक एक अपन बारी बारी से अपन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए फिर, राधे राधे।